हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके के क्वेश्चंस के बारे में। आप में से होंगे कुछ स्टूडेंट जिनका जो है वो ग्राउंड क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जिनका भी ग्राउंड क्लियर हो गया है, एक चीज़ याद रखिएगा, या जिनका होना है, अगर आपका ग्राउंड क्लियर हो गया है तो भाई अपनी जो है वो दिन रात एक कर दो। किसके लिए? अपनी रिटर्न की तैयारी के लिए, ताकि आपको जो है वो 1 नंबर या 2 नंबर से ना रहना पड़े। बहुत ज़्यादा दुख लगता है जब कोई स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से रहता है। और आपको पता ही है कि पेपर जो है वो HPPSC लेने वाला है, नेगेटिव मार्किंग के साथ लेने वाला है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप डिटेल्ड में जो है वो अच्छे से तैयारी करें। जो भी उनके द्वारा सिलेबस बताया गया है, एटलीस्ट उसको तो आपको प्रिपेयर करना ही है। तो जो भी जीके के यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग किए गए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट करके जो है वो यस लिख दीजिएगा। आपको और भी वीडियोस जीके की ऐसी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024? अब यहां पर सिलेबस में मेंशन किया हुआ है आपका डेज, इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेज में क्या क्या आता है? इंपॉर्टेंट डेज में आता है, एक तो आपको सभी डेज पता होनी चाहिए कि कौन सा डे कब बनाया जाता है, और दूसरी चीज उनकी थीम के बारे में पता होनी चाहिए। आप सबकी तो नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट है उनकी थीम के बारे में पता होना जरूरी है। तो यहां पर पूछा गया है कि जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 की जो थीम थी वो क्या थी? अब यहां पर ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 12 जून को। ठीक है, 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट जो कि पूछा जा सकता है। सेकेंडली क्या है कि थीम क्या थी? तो थीम थी आपकी लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करें, बाल श्रम को समाप्त करें। ठीक है, तो ये थी आपकी, जो कि आपकी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की थीम थी। तो यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंडली जो थीम थी वो कौन सी थीम थी? ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये कौन से टॉपिक से था? ये था आपका इंपॉर्टेंट डेज वाले टॉपिक से, क्योंकि जीके में आपका जो है वो मेंशन किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अब आप घर बैठे जो है वो पुलिस कमांडो की तैयारी कर सकते हैं। आपको जो है वो बैच हमारा जो चला हुआ है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एचपी पुलिस कांस्टेबल का बैच, प्राइस 999 है। और अगर आप कंटेंट देखोगे उसके हिसाब से आपको पूरे ऑल ओवर हिमाचल में ये कंटेंट इस प्राइस रेंज में कहीं नहीं मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लासेस, क्वालिटी पीडीएफ्स, ठीक है, मॉक टेस्ट विद नेगेटिव मार्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना एग्जाम देने वाले हो। उसके अलावा डेमो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, वहां से जाकर एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगर आपका ग्राउंड क्लियर हो गया है तो ये सही समय है कि आप जो है वो कांस्टेबल की तैयारी करें। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज एट, ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक से कि जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो कहां पर पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो चलो इसी का ही आंसर बता देता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहां पर पड़ता है? हेडक्वार्टर पड़ता है आपका पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस भी आ सकता है आपके पास, फ्रांस भी लिखा हुआ आ सकता है। पहला क्वेश्चन हो गया ये। सेकंड आ सकता है आपके पास, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? अब आप देखोगे अगर सिलेबस उठाकर तो उसमें एब्रीवेशंस करके जो है वो एक टॉपिक मेंशन किया गया है, उसके अंदर आती है आपकी फुल फॉर्म्स। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? यू से आपका यूनाइटेड नेशन, ठीक है जी, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है आपकी यूनेस्को की फुल फॉर्म। ठीक है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पता होनी जरूरी है। दूसरा क्या है कि हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस में जो है वो हेडक्वार्टर पड़ता है। अब बात करें यूनेस्को को फाउंड कब किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। और अगर डेट की भी बात करें तो 16 नवंबर। वैसे डेट पूछी नहीं जाएगी, बट फिर भी आप 16 नवंबर याद रख सकते हो। टोटल मेंबर कंट्रीज 193 है। ठीक है, और उसके बाद 11 जो है वो इसमें एसोसिएट कंट्रीज है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, जब आपके पास मेंशन कर दिया कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये मत सोच के चलिएगा कि सिर्फ आपके पास हेडक्वार्टर पूछे जाएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है
कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, तो यूनेस्को के बारे में आपको हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए, आपको उसकी कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है, फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, और कब जो है वो उसको फाउंड किया गया ये भी पता होना चाहिए। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, 1945 में इसको बनाया गया था। मेंबर कंट्रीज 193 है, 11 एसोसिएट कंट्रीज है, ठीक है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और अगर करंट प्रेसिडेंट की बात करें, ठीक है, तो ठीक है, यूड्रे, AUDREY, यूड्रे एजोले, ये इसके जो है वो करंट प्रेसिडेंट है। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपको इतनी जानकारी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वो वाज द पोलियो वैक्सीन डिस्कवरर, ठीक है। इन्वेंशंस वाला एक आपके पास टॉपिक दिया गया है। मैंने बोला ना कि जितने यहां पर जीके के क्वेश्चन मिलेंगे सारे आपके टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे। तो पोलियो वैक्सीन का डिस्कवरर यानी कि खोजकर्ता जो पोलियो वैक्सीन का था वो कौन था? डार्विन था, जोनास, ठीक है, जोनास साल्क था, उसके अलावा आपका लुई पास्चर था, या फिर एली विंटनी था, ठीक है। कौन सा था अगर आपको पता होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जोनास साल्क। अब यहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। रीजन क्या है? देखिए, दो नाम आपको याद रखने हैं। एक है जोनास साल्क, ठीक है। जोनास साल्क ने क्या किया था? पोलियो वैक्सीन को खोजा था। कब खोजा था? 1955 में। एक आता है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब पोलियो वैक्सीन की खोज कब की गई थी? ये की गई थी 1961 में। और इसकी खोज किसने करी थी? ये करी थी एल्बर्ट सैबिन ने, एल्बर्ट सैबिन ने, ठीक है। तो यहां पर ओरल लग गया, यहां पर सीधा पोलियो वैक्सीन है। तो अगर पोलियो वैक्सीन आता है तो जोनास साल्क 1955, और अगर आता है ओरल पोलियो वैक्सीन, यहां पर ओरल देख रहे हो ना, ठीक है, तो ये आता है आपका 1961 में इसकी खोज हुई थी। एल्बर्ट, नाम याद रखिए, एल्बर्ट के द्वारा इसको खोजा गया था। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको यहां पर बैक्टीरिया। तो यहां पर पूछा गया है फाउंडर कौन थे बैक्टीरिया के? फाउंडर बोल लीजिए या फिर खोजकर्ता बैक्टीरिया के कौन थे, ठीक है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है आपका एंटोनिया वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोनिया वैन ल्यूवेनहॉक जो है वो बैक्टीरिया के खोजकर्ता माने जाते हैं। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज कब करी थी? 1665 में जो है वो बैक्टीरिया की खोज करी थी। ये कहां से बिलोंग करते हैं? एक डच जो है वो ये पर्सन है। इसके अलावा इनको जो है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इनको बोला जाता है। और इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने जो है, ये आपके घूम रहे हैं ना, यहां पर दिख रहे हैं आपको बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आविष्कार जो है इन्होंने किया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके के इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडियन हाउसेज द राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम? के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका तेलंगाना, ठीक है। हैदराबाद, तेलंगाना में जो है ये आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है। और इसको जो है वो ऊपल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ऊपल स्टेडियम। अब बोलोगे कौन से टॉपिक के अंडर आता है? भाई स्पोर्ट्स वाले टॉपिक के अंदर जो है ये क्वेश्चन आता है। स्पोर्ट्स वाला मेंशन किया है ना आपका सिलेबस में। एक चीज और याद रखिएगा, मिस्टेक पॉइंट, ऑप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि ऑप्शन में दिया हुआ क्या है। क्योंकि हाल ही में ही जो है आपको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो देहरादून में भी है, ठीक है। देहरादून, उत्तराखंड, देहरादून में भी है। तो आपको ऑप्शन चेकआउट करना है कि ऑप्शन में क्या पूछा गया। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। दोनों जगह पर इसी नाम से, सेम नाम से हैं, तो ज्यादातर जो है वो आपका तेलंगाना वाला ही पूछा जाएगा। बट अगर तेलंगाना नहीं है और ऑप्शन में उत्तराखंड है, देहरादून है, तो वो चीज भी आपको जो है वो मेंशन करनी है, टिक करनी है। नेक्स्ट आपका विच डे इज सेलिब्रेट एज जन औषधि डे? कौन सा दिवस, मतलब जन औषधि डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 7 मार्च को। याद रखिएगा 7 मार्च को, बस सीधा सीधा याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड स्पैरो डे। ये आपको दिख रही है स्पैरो, उड़ती हुई हमारी प्यारी चिड़िया। तो ये वर्ल्ड स्पैरो डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 20 मार्च को जो है वो वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व गौरैया दिवस जिसको बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025। व्हाट इज द थीम फॉर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे? ठीक है, इसकी थीम क्या थी? अब देखिए ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मार्च को, यानी कि आज के दिन जो है वो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है।
अब अगर आज का दिन हो चुका है तो ऑब्वियसली बात है थीम जो पूछी जाएगी वो 2025 की पूछी जाएगी, ठीक है। वैसे 2024 की भी पूछी जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर है थीम का वो है आपका वी स्टैंड टुगेदर। 2025 की थीम क्या है? 2025 की जो थीम है वो है वी स्टैंड टुगेदर। सबसे पहले याद रखना है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? 1 मार्च को किया जाता है। 2025 की थीम क्या थी? 2025 की थीम क्या है? ठीक है, तो वी स्टैंड टुगेदर। अच्छा 2024 की अगर पूछ ले, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर था, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एवरीवंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि आपको देखिए, जब भी आप कोई भी डे पढ़ोगे अगर उसका मंथ चला हुआ है तो आपको क्या याद रखना है? आपको उसकी लेटेस्ट थीम याद रखनी है, ठीक है। और अगर वो अभी मंथ आया नहीं है तो उसकी 2024 की आपको याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 2024 की क्या थी? टू प्रोटेक्ट एवरीवन वंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन राइट्स, ठीक है, यहां पर राइट्स ये। तो ये 2025 की भी आपको पता लगी वी स्टैंड टुगेदर, और 2024 की भी आपको पता लग गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 1 मार्च याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म क्या होती है ओसीआर की? ओसीआर की फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपकी जो एब्रीवेशंस वाले होती है। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन जो है वो फुल फॉर्म होती है। एक चीज याद रखिए, कई बार क्या होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर भी मेंशन किया जाता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। वैसे ज्यादातर तो रिकॉग्निशन ही ऐड किया जाता है, बट ये भी आप याद रख सकते हैं, ओसीआर की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका ईवीएम स्टैंड्स फॉर, अच्छा ये तो सभी को ही आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो ईवीएम की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। वोट आपने किया ही होगा। नेक्स्ट है आपका आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपीसीसी की, तो आईपीसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज दिख रहा है आपको, इसके रिगार्डिंग जो भी इंटर गवर्नमेंटल पैनल होता है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, उसको क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या, मतलब ये किसकी फुल फॉर्म हुई? ये हुई आपकी आईपीसीसी की, ठीक है। पी इंटर गवर्नमेंटल, पी से पैनल, ठीक है, सी से ऑन क्लाइमेट और सी से चेंज, ठीक है, आईपीसीसी। आईपीसीसी को इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, ठीक है, 1988 में। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? यूएनईपी। अब यूएनईपी यहां पर आ गया तो यूएनईपी की फुल फॉर्म भी होगी। तो यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। जहां भी यूएन होगा, यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और ई से एनवायरमेंटल, पी से प्रोग्राम, ठीक है। तो यूएनईपी की फुल फॉर्म ये हो गई यहां पर कंप्लीट। तो आईपीसीसी की भी पता लगी आपको, यूएनईपी की भी फुल फॉर्म पता लगी। और याद रखना है आपको कि 1988 में आईपीसीसी को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल क्या है? कवारती, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी या नन ऑफ दिस? तो बिल्कुल आंसर ये तो आपको पता ही होगा, कवारती जो है वो आपकी लक्षद्वीप आइलैंड की क्या है? कैपिटल है, ठीक है। ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, यहां पर देखोगे आप, ठीक है, नीचे ये जो आपका तमिलनाडु कोची वगैरह से यहाँ को, ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये आइलैंड पड़ते हैं, जिसमें से ये करावती जो है वो इसकी आप क्या देख सकते हो? कैपिटल देख सकते हो, ठीक है जी। दूसरी चीज याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट यूटी है, स्मॉलेस्ट यूटी इंडिया की कौन सी है यूनियन टेरिटरी? वो है आपकी लक्षद्वीप, ठीक है। कितना एरिया है? 32 किलोमीटर स्क्वायर। समझ सकते हो, इससे बड़ी तो हिमाचल प्रदेश की रियासतें थी, जो ठकुराइयां होती थी, सॉरी रियासतें तो बहुत बड़ी होगी, ठकुराइयां। तो ये स्मॉलेस्ट यूटी में आपका काउंट होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की? ठीक है, कैपिटल और करेंसी वाला क्वेश्चन मतलब टॉपिक ऐड किया गया है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की? तो आपके जो कोर्स हमारा चला हुआ है उसमें तो हमने बहुत सारे कॉन्टिनेंट की कैपिटल्स और करेंसी करवा दी है, और भी होंगी, ठीक है। तो टर्की की कैपिटल क्या होगी? टर्की की कैपिटल है आपकी अंकारा, ठीक है। ये टर्की का मैप है पूरा, आप देख सकते हैं, तुर्की बोल लीजिए, और यहां पर देखोगे यहां पर पड़ता है आपका अंकारा। ये पूरा तुर्की का मैप है, ठीक है। यहां पर ऊपर ब्लैक सी लगता है, नीचे मेडिटेरियन सी लगता है। वैसे ये पुलिस के लिए नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सीरिया के साथ बॉर्डर टच होता है, ठीक है। यहाँ जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, बट ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये सिंपल सा याद रखना है, टर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, जो आपका टॉपिक है उसी पर ही फोकस कीजिएगा, ठीक है जी।
अच्छा, इससे ये अंकारा जो बनी थी, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, बट अंकारा जो बनी थी वो बनी थी आपकी 1923 में, ठीक है। और इससे पहले थी आपकी इस्तांबुल, याद रखिएगा, इस्तांबुल इससे पहले थी, इस्तांबुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? ये आपकी ओमान, पूरा ये एरिया जो है वो ओमान का है, ये येलो वाला एरिया आपको दिख रहा होगा। और इसकी कैपिटल कौन सी है? इसकी कैपिटल है आपकी यहां पर, ठीक है, ये जो राउंड लगा है मस्कट। तो मस्कट किसकी कैपिटल है? ओमान की कैपिटल है। अच्छा, माले यहां पर दी गई है, माले इंपॉर्टेंट है। माले किसकी कैपिटल है? माले कैपिटल है आपकी मालदीव की। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले है। मॉस्को किसकी कैपिटल है? मॉस्को है आपकी रशिया की, पता होगा आपको, ठीक है। बगदाद किसकी कैपिटल है? ठीक है, बगदाद, ठीक है, ये तो आपको ही पता होगा बगदाद किसकी कैपिटल है। तो पहले मस्कट, सबसे पहले ओमान की याद रखनी है। ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है आपकी मस्कट, ठीक है। उसके बाद आपकी माले किसकी है? माले है आपकी मालदीव्स की, ठीक है। मॉस्को है आपकी रशिया की, ठीक है। बगदाद किसकी हुई? बगदाद हुई आपकी इराक की, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक मनामा भी याद रख सकते हैं आप, पूछी जाती है कई बार। मनामा, मनामा किसकी कैपिटल है? मनामा जो है वो बहरीन की कैपिटल है। बाकी कैपिटल करेंसी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डिटेल में पढ़िएगा। बाकी जो कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको तो हम पढ़ा ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक हिंद स्वराज। ये तो आपको पता ही होगा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। एक और इनकी पुस्तक बहुत फेमस है जो कि है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी किसके द्वारा लिखी गई? गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी लिखी गई है? द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पूछी जाती है ये, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और एक अनहैप्पी इंडिया भी कई बार आ जाती है, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा जो है वो अनहैप्पी इंडिया लिखी गई है, ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको पसंद आए हैं तो जरूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा यस, ताकि हम जो है वो नई वीडियो आपके लिए लेकर आए। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर आपका डेमो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपका ग्राउंड क्लियर हो चुका है तो भाई अब टाइम हो चुका है तैयारी करने का, अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी सीट को जो है वो पक्का कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।